हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। मोस्ट वेलकम इन ज्ञान बिंदु यूट्यूब चैनल। सो देखते हैं हम लोग इकोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमेशा आते हैं एग्जाम में, उनके बारे में आइए मैं आपको बताता हूँ। कुछ इकोलॉजिकल रूल्स हैं जो हमेशा CSIR, ICMR, DBT, JNU, MSc एंट्रेंसेस हर एक एग्जाम में ट्रेंड में है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहला मैं एक हेडिंग डाल लीजिए। असल में ये जो पॉइंट होता है ना, ये इकोलॉजी इवोल्यूशन दोनों जगह पर आता है, तो आप समझ रहे होंगे मैं कहना चाह रहा हूं कि काफी इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहला लाइन क्या है? ग्लोजर्स रूल। क्या है? ग्लोजर्स रूल। ग्लोजर्स रूल बोलता है, मान लेते हैं जैसे आप पढ़ते हैं कि ये अर्थ है। क्या है? अर्थ है। अर्थ के बीचों बीच की बातें करें तो बीचों बीच पर कौन सी लाइन है? बीचों बीच पर लाइन कौन है? इसको हम बोलते हैं इक्वेटर लाइन। क्या बोलेंगे आप? इक्वेटर लाइन। हिंदी में हम लोग पढ़ते थे भूमध्य रेखा, है ना? बीचों बीच में जो है, जो अर्थ को पूरे 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। इसके ऊपर अगर आप चलेंगे तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इतना ही नीचे चलेंगे तो हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है। और ये जो एरिया होता है, इस एरिया की अगर हम बात करें तो ये एरिया हमारे लिए क्या कहलाता है? ट्रॉपिक्स। क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक्स। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे, सिंपल सा आपको कॉन्सेप्ट का आइडिया होगा, नो डाउट। सबसे डायरेक्टली सनलाइट के कांटेक्ट में कौन सी पार्ट आती है अर्थ का? ये ट्रॉपिक वाला एरिया। तो कह रहा है कि अगर हम ट्रॉपिक से पोल की तरफ चलें, चाहे नॉर्थ पोल हो या आपका साउथ पोल हो, ट्रॉपिक से अगर हम आर्कटिक रीजन में चलें, क्या मैंने बोला आपसे? चाहे नॉर्थ पोल हो या साउथ पोल हो, तो हम लोगों ने क्या देखना है कि अगर नॉर्थ पोल या साउथ पोल की तरफ चले तो टेम्परेचर डिक्रीजेज। अगर हम अल्टीट्यूड टॉप की तरफ चलते हैं तो टेम्परेचर क्या होगा? डिक्रीजेज। सो फ्रेंड्स, अगर टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो हीट स्ट्रेस के चांसेस कम, हीट स्ट्रेस के चांसेस कम। अब आपने पढ़ा है, मैं अभी बैक करता हूं, आपको पता है कि अगर हीट स्ट्रेस हमारी बॉडी पे बढ़ रहा है, अगर हीट का कंटेंट बॉडी में बढ़ रहा है, तो हमारी बॉडी क्या बनाती है? लार्ज अमाउंट में क्या बनाती है भाई? मेलानिन। क्योंकि आपको पता है मेलानिन हमारी बॉडी को हार्मफुल रेज से प्रोटेक्ट करती है। मेलानिन प्रोटेक्ट और बॉडी फ्रॉम harmful radiation, from harmful radiation। क्या करती है हमारी बॉडी? हार्मफुल, जितना ज्यादा पिगमेंट है हमारी बॉडी हमको उतना ज्यादा प्रोटेक्ट करती है। किससे? हार्मफुल रेडिएशन से। तो कुल मिला जुला के आपको क्या देखना है कि अगर हम इक्वेटर से पोल की तरफ चल रहे हैं, अगर हम इक्वेटर से पोल की तरफ चल रहे हैं तो टेम्परेचर डिक्रीजेस, टेम्परेचर डिक्रीजेस, हीट स्ट्रेस डिक्रीजेस। तो अगर हीट स्ट्रेस ही नहीं है तो क्या बॉडी को मेलानिन की रिक्वायरमेंट है? नहीं है। तो अगर हम इक्वेटर से पोलर रीजन पर चलेंगे तो बॉडी में पिगमेंटेशन डिक्रीजेस, पिगमेंटेशन इन बॉडी इज क्या लिखेंगे? डिक्रीजेस। सो अगर पिगमेंटेशन ऑफ द बॉडी इज डिक्रीजेस तो कहना का मतलब क्या है? अगर हम इक्वेटर से ऊपर की तरफ चलेंगे तो बॉडी में क्या इंक्रीज होगा? फेयरनेस। क्या इंक्रीज होगा? फेयरनेस होगा। मतलब जो इक्वेटर के आसपास के एरिया के लोग होंगे, जो ट्रॉपिक्स के एरिया के लोग होंगे, वो डार्क कलर के दिखाई देंगे। वो किस कलर के दिखाई देंगे? डार्क कलर के दिखाई देंगे। हम इंडिया की बातें करें, ज्यादा दूर नहीं चलना, आपको इंडिया में देखेंगे, कश्मीर टू कन्याकुमारी आप देखिए, आपकी बॉडी में, हमारी बॉडी में जो
यहां पर आप देखेंगे इन दोनों में ही पिगमेंट में चेंजेस दिखाई देते कि नहीं देते। कश्मीर का कलर देखेंगे, कन्याकुमारी के साइड, श्रीलंका चलिए नीचे और चलिए, जितना ज्यादा आप इक्वेटर के तरफ चलेंगे बॉडी का कलर क्या होगा, बढ़ता जाएगा। यही ग्लोजर्स ने बोला था। ग्लोजर्स ने क्या बोला कि वार्म ब्लडेड एनिमल्स जो हॉट और ह्यूमिड एरिया में रहते हैं हैविंग मोर पिगमेंटेशन एज कंपेयर टू द कोल्डर एरिया। आई थिंक क्लियर होगा। ग्लोजर के अकॉर्डिंग warm blooded animal, endothermic animal which is present at equator line having more body pigmentation as compared to the mammal endothermic animal of the polar area. I think clear होगा ये concept. ये छोटे छोटे questions काफी पूछे जाते हैं। So next rule जो है आपका वो है ना, जो नेक्स्ट रूल हम लोगों को पढ़ना है वो क्या है आपका, एलेंस रूल। नेक्स्ट रूल क्या है आपका, एलेंस रूल। अगेन बातें मोस्ट ऑफ द रूल में बात टेम्परेचर को कंजर्वेशन के लिए ही बातें की गई है ना। इन्होंने एलेंस ने क्या बोला कि जितने भी कोल्डर एरिया के एनिमल्स होंगे, फॉर एग्जांपल मैं बैक करता हूं स्लाइड को, जितने भी कोल्डर एरिया के लोग होंगे इनका बॉडी मास टू सरफेस एरिया की बात करें तो कोल्डर एनिमल जो होंगे, जो कोल्डर एरिया वाले एनिमल होंगे, स्पेसिफिक एनिमल हैविंग shorter body extremities like tail, wings, snout, ear, है ना। जो कोल्डर एरिया के लोग होंगे उनके ये बॉडी पार्ट्स छोटे होंगे देन द एज कंपेयर टू द एनिमल ऑफ वार्मर एरिया। बहुत सारे प्यारे प्यारे एग्जांपल्स आप इनको फॉलो कर सकते हैं कि जो कोल्डर एरिया के एनिमल्स हैं, जो कोल्डर एरिया, क्योंकि जितना बड़ा कान होगा, जितना बड़ा ईयर पिन्ना होगा, हीट लॉस होने के चांसेस उतना ज्यादा, जितना बड़ा स्नॉट होगा हीट लॉस होने के चांसेस उतना ज्यादा, जितनी बड़ी टेल होगी हीट लॉस होने के चांसेस उतना ज्यादा। तो जो कोल्डर वाले एरिया वाले एनिमल्स हैं उनमें ये बॉडी पार्ट्स कैसे होंगे, शॉर्टर होंगे, और जो वार्मर एरिया वाले लोग हैं उनमें ये बॉडी पार्ट्स क्या होंगे, ज्यादा होंगे, क्योंकि वार्मर एनिमल्स जो होंगे, वार्मर एरिया स्पेसिफिक एनिमल्स को हीट लॉस करने की जरूरत है, और जो कोल्डर एनिमल एरिया वाले एनिमल्स हैं उनको क्या जरूरत है, हीट को कंजर्व करना है। इसीलिए जो कोल्डर एनिमल वाले एरिया होंगे उनकी बॉडी एक्सट्रीमिटीज कैसी होंगी भाई, शॉर्टर होंगी। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। ठीक, नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो दिया वो है आपका बर्जमैन्स रूल। सेम अगेन फ्रॉम द सेम कॉन्सेप्ट, बर्जमैन्स रूल। बर्जमैन्स रूल बोलता है कि फिर वही बातें हैं, इक्वेटर लाइन है, कह रहा है कि अगर हम इक्वेटर से पोलर की तरफ चले, इक्वेटर से किधर की तरफ चले, चाहे नॉर्थ पोल की तरफ चलिए आप या साउथ पोल की तरफ चलिए, तो बोल रहा है कि अगर इक्वेटर से पोलर एरिया की तरफ चलेंगे तो इधर के एनिमल्स का बॉडी बायोमास जो होगा वो बड़ा होगा, जो पोलर एनिमल्स होंगे वो लार्जर इन साइज, लार्जर बॉडी साइज, और जो इक्वेटर पर रहने वाले मैमल्स होंगे इनका बॉडी साइज कैसा होगा, स्मॉलर बॉडी साइज।
स्मॉलर बॉडी साइज। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। कहने का मतलब जब आप पोलर की तरफ, एग्जाम्पल अगर आपको ध्यान आए, पोलर बियर बड़ा सा लार्ज बॉडी साइज है, तो यहां पर हम लोगों को यही देखना है कि लार्जर बॉडी साइज एनिमल लिविंग इन कोल्डर एरिया। क्या है भाई? लार्ज बॉडी साइज एनिमल्स एनिमल लिविंग इन colder area than the hot and humid area. Hot and humid area, क्योंकि ये सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो को मेंटेन करते हैं, है ना? सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो को क्या करते हैं? मेंटेन करते हैं। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट वन हम लोगों को क्या देखना है? रेंच रूल। रेंच रूल, इनका कॉन्सेप्ट बस इतना ध्यान रखिए। इन्होंने किसके रिगार्डिंग बातें किया? बर्ड्स के रिगार्डिंग बातें किया। इन्होंने बोला दो तरह के बर्ड्स लेते हैं, एक कोल्डर एरिया वाले बर्ड्स हैं, एक हॉट और ह्यूमिड एरिया वाले बर्ड्स हैं। कोल्डर एरिया वाले बर्ड्स हैं, एक दूसरा कौन है? हॉट और ह्यूमिड एरिया के बर्ड्स हैं। ह्यूमिड एरिया के बर्ड्स हैं। तो कह रहा है कि जो कोल्डर एरिया की बर्ड्स होंगी उनका जो टेल होगा, जो फीदर होगा, वो कैसा होगा? उनका जो टेल होगा वो नैरो होगा। कोल्डर एरिया की जो बर्ड्स हैं इनका बिंग्स कैसे होगा? इनके बिंग्स कैसे होंगे भाई? नैरो होंगे और पॉइंटेड होंगे। कैसे? बिल्कुल इस तरह की बिंग्स होंगी इनकी। किसकी? कोल्डर एरिया की। लेकिन जो हॉट और ह्यूमिड एरिया के बर्ड्स हैं इनका बिंग्स कैसे होगा? बिल्कुल राउंडेड एंड ब्रॉड बिंग। हॉट एंड ह्यूमिड एरिया स्पेसिफिक बर्ड्स having broad and rounded wings। ये इनके अपने अपने कॉन्सेप्ट हैं, अपने अपने रूल्स हैं, एक्सेप्शंस बहुत सारे हैं, फिर भी आपको देखना है। ठीक है, नेक्स्ट वन आता है आपका डोल्लो रूल। डोल्लो रूल, डोल्लो साहब बात करते हैं लॉ ऑफ इरिवर्सिबिलिटी पर। लॉ ऑफ इरिवर्सिबिलिटी क्या है फ्रेंड्स? लॉ ऑफ इरिवर्सिबिलिटी यह बोलता है कि जिंदगी में, लाइफ में, इवोल्यूशन के टाइम पर अगर कोई चीजें छूट गई हैं तो एनिमल उसको रीगेन नहीं कर सकता। एनिमल उसको रीगेन नहीं कर सकता, यही है लॉ ऑफ इरिवर्सिबिलिटी। अगर इन्वायरमेंट फेवरेबल भी हो जाए तो वो उसको रीगेन नहीं कर सकता। रेप्टाइल, हम सारे लोग, सबके एंसेस्टर, आप जूलॉजी के स्टूडेंट हैं, बायो पढ़ते हैं, आपको पता है कि लाइफ सबसे पहले ओशन में आई, मरीन एनवायरनमेंट में आई। उसके हमारे पास अभी भी बहुत सारे एविडेंसेस हैं, बट स्टिल आप देखिए कि जब प्रोमोनेरा आया, प्रोटिस्टा आया, प्रोटिस्टा के बाद में फिशेस आई, फिशेस में आपने पढ़ा जॉलेस फिशेस आई, जॉट फिशेस आई, फिशेस के बाद में डेवोनियन पीरियड आया जब एज ऑफ फिशेस था और कुछ एम्फीबिया का एवोल्यूशन होने लगा। किसका एवोल्यूशन हो रहा? एम्फीबिया का एवोल्यूशन होने लगा, तो एम्फीबिया बाहर आने लगे, फिर रेप्टाइल्स आ गए। अब रेप्टाइल्स, फिर से रेप्टाइल बनने के दौर में क्या क्या चीजें मिसिंग हुई? जैसे आपने देखा एक्स्ट्रा बना क्या? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बना, क्लिडोइक एग का फॉर्मेशन हुआ, इंटरनल फर्टिलाइजेशन हुआ। इसके बाद में आप देखेंगे क्रीपिंग मूवमेंट हुआ, गिल्स खत्म हो गई। अब रेप्टाइल आज के समय में चाहे कि वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करे, बिना एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन के रह ले, उसके पास गिल्स आ जाए, तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। रीजन जो बदल गया वो बदल गया। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डोल्लो। डोल्लो ने क्या बोला?
इवोल्यूशन ऑलवेज ऑकर्स इन इरिवर्सिबल मैनर। आज जो चीजें बदल गई हैं कल वो चेंज हो जाए तो एनिमल इतना सडनली चेंज नहीं होगा, यही इनका कॉन्सेप्ट है। दैट मीन्स इफ एनी कैरेक्टर is lost during, if any character is lost during course of evolution, then it is not regained। इवोल्यूशन के टाइम पर अगर आपने कुछ लॉस कर दिया तो वो रिगेन नहीं कराया जाता। ये डोल्लो का कॉन्सेप्ट है, बहुत भूलता है, बस आप इतना देखिए डोल्लो क्या बोलता है, लॉ ऑफ इरिवर्सिबिलिटी। फिर आता है भाई कॉप्स रूल। क्या आता है? कॉप्स रूल। ध्यान से सुनेंगे, कौन सा रूल? कॉप्स रूल। फिर गलत बोला है, कॉप्स कॉन्सेप्ट सही नहीं है, लेकिन हमको ऑप्शन सही जगह सेलेक्ट करना है ना, सिलेक्शन लेना तो आपको पढ़ना है। कॉप्स रूल क्या बोलता है? ड्यूरिंग कोर्स ऑफ इवोल्यूशन, during course of evolution, body size of the animal, will increase। सही लग रहा है आपको? बिल्कुल गलत है। अगर बॉडी साइज इंक्रीज होता तो अब तक हम लोग कितने लंबे लंबे होते। इसका मतलब ये कॉन्सेप्ट सही नहीं है। नेक्स्ट आता है वैन वैलेंस रूल। वैन वैलेंस रूल, ये कॉन्सेप्ट सही है, ये कॉन्सेप्ट सही है, 100% सही है। ये कॉन्सेप्ट बोलता, देखिए हम लोग जब टैक्सोनॉमी पढ़ते हैं तो हम लोग क्या पढ़ते हैं? टैक्सोनॉमी की सबसे लोवेस्ट रैंक कौन है? जेनरा, जीनस, सब जीनस। आपने पढ़ा होगा जीनस, स्पीसीज। सबसे लोवेस्ट कौन है? स्पीसीज। आपको कुछ जो टैक्सोनॉमिस्ट होंगे उनको लग रहा होगा कि मैंने वैरायटी का नाम क्यों नहीं लिया, तो वैरायटी की बातें अभी हम नहीं करेंगे। कई सारी वैरायटी एक स्पीसीज में आती हैं, कई सारी स्पीसीज एक जीनस में आता है। तो अकॉर्डिंग टू वैन वैलेंस इन्होंने क्या बोला, किसी भी फैमिली में, किसी भी जीनस में अगर एक स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो रहा है तो दूसरे के एक्सटिंक्ट होने के चांसेस बढ़ जाता है। फॉर एग्जांपल सोलेनेसी फैमिली के प्लांट की बात करते हैं। सोलेनेसी फैमिली में चाहे आप सोलेनम ट्यूबरोसम है, लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम है, कोई भी प्लांट है, अगर उस फैमिली का एक प्लांट एक्सटिंक्ट हो रहा है तो दूसरे प्लांट के एक्सटिंक्ट होने के भी चांसेस बढ़ेंगे। रीजन कहीं ना कहीं सबका टॉलरेंस पावर मोर और लेस क्या होगा? इक्वल होगा। तो वैन वैलेंस का कॉन्सेप्ट यही है, देयर इज कांस्टेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सटिंक्शन। क्या कह रहा है? देयर इज कांस्टेंट प्रोबेबिलिटी of extinction, there is constant probability of extinction in family of related organism, in family of related organism। किसी भी घर में एक आदमी की डेथ हो रही है तो बाकियों की भी मॉर्टेलिटी रेट बढ़ेगी, क्योंकि सब लोग जेनेटिकली, फिजिकली, मेंटली रिलेटेड होंगे। सो नेक्स्ट रूल क्या है भाई आपके लिए? नेक्स्ट रूल हम लोगों को पढ़ना होता है ओकम्स प्रिंसिपल। ओकम्स प्रिंसिपल बोलता है कि जिंदगी में दो रास्ते, एक बहुत टफ है, एक बहुत इजी है, लेकिन दोनों का डेस्टिनेशन कॉमन है। ध्यान से सुनिए, एक बहुत टफ है, दूसरा बहुत इजी है, लेकिन दोनों का डेस्टिनेशन कॉमन है। तो हमको कौन सा रास्ता सेलेक्ट करना चाहिए? जो आसान हो, जो आसान है। अगर हम सिंसियरली पढ़ाई कर रहे हैं तो 3-4 घंटा पढ़ने के बाद भी जेआरएफ हो रहा है,
बिना दिल दिमाग लगाए बैठे 16 घंटा तब भी जेआरएफ नहीं हो रहा है या हो ही रहा है। तो स्मार्ट वर्कर 3 घंटे वाला ज्यादा अच्छा काम किया, 16 घंटा पढ़ने वाला ज्यादा अच्छा काम किया? 3 घंटा पढ़ने वाला ज्यादा काम किया। तो ओकेम्स कॉन्सेप्ट यही बोलता है कि ऑलवेज सेलेक्ट, ओकेम्स कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? ऑलवेज एक्सेप्ट सिंपलेस्ट थ्योरी फॉर वर्क, ऑलवेज एक्सेप्ट, ऑलवेज एक्सेप्ट सिंपलेस्ट थ्योरी for work. Always accept simplest theory for work. Simplest theory for work. बस इतना। मैं तो, मुझे जब प्रॉब्लम होती तो मैंने इतना देखा था कि ओकेम्स ने क्या बोला था? कम पढ़ाई करना चाहिए, सिंपल वर्क करना चाहिए। क्या करना चाहिए? सिंपल वर्क करना चाहिए। दैट इज ऑल अबाउट ओकेम्स। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। फिर आप इस तरह से बहुत सारे वीडियोस आपको मिलेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन दबाइए। मैं आपके लिए एक से एक स्मार्ट वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा जिससे आपका ज्यादा से ज्यादा आपका हेल्प हो सके। सो अगेन थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।